नमस्कार। आज के इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं छूता है। भारत में खाद्य सुरक्षा। एक तरफ हम सुनते हैं कि हमारे अनाज के भंडार भरे हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ भूख और कुपोषण की खबरें भी आती हैं। तो ये कहानी इतनी सीधी नहीं जितनी लगती है। सही कहा आपने, बिल्कुल सीधी नहीं है। हमारे पास कुछ सवाल जवाब का एक दिलचस्प पुलिंदा है जो इस पूरी कहानी की परतें खोलता है। बिल्कुल बुनियादी बातों से लेकर सरकारी योजनाओं की बारीकियों और जमीनी सच्चाइयों तक। हाँ, देखते हैं ये सवाल जवाब हमें कहाँ ले जाते हैं। तो चलिए इन सवालों के धागों को पकड़कर भारत में खाद्य सुरक्षा की इस उलझी हुई लेकिन बेहद जरूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ आंकड़ों या योजनाओं की नहीं है। ये हर हिंदुस्तानी की सेहत, उसके बच्चों के भविष्य हाँ। और एक सम्मान भरी जिंदगी से जुड़ी कहानी है। खाद्य सुरक्षा पेट भरने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। सही कहा। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं खाद्य सुरक्षा, तो इसका मतलब क्या सिर्फ ये है कि देश में अनाज काफी पैदा हो रहा है? मुझे लगता है मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सिर्फ अनाज पैदा होना काफी नहीं है। असल में खाद्य सुरक्षा के आप कह सकते हैं 3 पाए होते हैं जिन पर यह पूरी इमारत टिकी है। अच्छा, 3 पाए कौन से? पहला, भोजन की उपलब्धता, यानी देश में सबके लिए पर्याप्त भोजन हो। ठीक है। दूसरा, पहुंच, यानी वो भोजन सब लोगों तक, चाहे वो कहीं भी रहते हों, पहुंच सके। और तीसरा, सामर्थ्य, यानी लोगों के पास उसे खरीदने की ताकत हो, पैसे हों। ओके। जब ये तीनों पाए मजबूत होते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, खाद्य सुरक्षा है। अच्छा, तो सामर्थ्य का मतलब सिर्फ सस्ता होना नहीं बल्कि खरीदने की कुव्वत होना है। मतलब एक इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से हाँ, पेट भरने लायक और सेहतमंद खाना खरीद पाए। बिल्कुल। और ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। देश में अनाज हो भी, लोगों की जेब में पैसा भी हो और उन तक अनाज पहुंचने में कोई रुकावट जैसे कि दूरी या भेदभाव न हो। एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरी सुरक्षा दांव पर लग जाती है। हाँ, मुझे याद आ रहा है 1995 में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन। हाँ, हुआ था। उसने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी कि हर इंसान को हर समय पेट भरने लायक, सुरक्षित और पौष्टिक खाना मिल सके। हर समय, ये जरूरी है। हाँ, और उसे खरीदने की ताकत भी हो ताकि वो एक सेहतमंद जिंदगी जी सके। ये हर समय वाली बात मुझे जरूरी लगी। मतलब ये नहीं कि आज मिल गया कल का पता नहीं। बिल्कुल। और इसी सोच को नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अच्छा, कैसे? उन्होंने पहुंच वाले पहलू पर जोर देते हुए हकदारियों का विचार दिया। हकदारियां? हाँ, मतलब उनका सेन का कहना था कि देश में अनाज का भंडार होना ही काफी नहीं है। जरूरी यह है कि एक आम नागरिक का कानूनी, सामाजिक और आर्थिक हक हो कि वो उसे पा सके। अच्छा, हक की बात। हाँ, जैसे मनरेगा में काम का हक, मजदूरी देता है, जिससे भोजन खरीदने का हक बनता है। ये सिर्फ उपलब्धता से आगे जाकर लोगों के अधिकार की बात थी। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये तो हुई परिभाषा की बात। लेकिन अगर जमीन पर देखें तो असल में कौन लोग हैं जिन पर खाद्य असुरक्षा की तलवार सबसे ज्यादा लटकती रहती है? हाँ, ये अहम सवाल है। किन के लिए ये उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य अक्सर एक सपना ही रह जाते हैं? देखिए, खतरा सबसे ज्यादा उन गरीब परिवारों को होता है जिनके पास रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी संसाधन कम होते हैं। खासकर तब जब फसल खराब हो जाए, सूखा पड़ जाए, हाँ, या बाढ़ आ जाए या रोजगार छिन जाए। इनमें सबसे ज्यादा जोखिम में होते हैं भूमिहीन मजदूर, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती। छोटे मोटे कारीगर जैसे कुम्हार या बुनकर, जिनका काम अब उतना नहीं चलता। फेरी वाले, ठेला लगाने वाले, शहरों में रिक्शा चलाने वाले। हाँ, शहरों में रिक्शा चलाने वाले या मजदूरी करने वाले लोग, और वो भी जो बिल्कुल बेसहारा हैं, जैसे भिखारी। इनकी आमदनी या तो बहुत कम होती है या फिर पक्की नहीं होती। स्रोतों में रामू की एक कहानी थी। वो गांव में खेती का मजदूर है। अब खेती तो साल के कुछ महीने ही होती है, बाकी टाइम वो बेरोजगार रहता है। हाँ, मौसमी काम। उन खाली महीनों में उसके घर चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। ये तो खाद्य असुरक्षा का जीता जागता चेहरा है। बिल्कुल। और ये जिसे हम मौसमी भूख, सीजनल हंगर कहते हैं, उसका एक सटीक उदाहरण है। मौसमी भूख। हाँ, ये गांव में खेती के काम के उतार चढ़ाव की वजह से बहुत आम है।
शहरों में भी ऐसा होता है। जैसे बरसात के मौसम में कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो जाता है तो दिहाड़ी मजदूरों को ऐसी ही मुश्किल झेलनी पड़ती है। सही बात है। दूसरी तरफ एक और तरह की भूख है जिसे दीर्घकालिक भूख या क्रॉनिक हंगर कहते हैं, लंबे समय वाली। अच्छा, वो क्या है? ये तब होती है जब किसी को लगातार लंबे समय तक ना तो पेट भरने लायक खाना मिलता है, ना ही पौष्टिक खाना। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आमदनी इतनी कम होती है कि वो कभी भी ठीक से खाना खरीद ही नहीं पाते। ये कुछ महीनों की नहीं बल्कि एक स्थायी मजबूरी बन जाती है। ओह, ये तो बहुत दुखद है। ये सुनकर तो 1943 के बंगाल के अकाल की याद आती है। हाँ, उस वक्त भी जब चावल के दाम आसमान छूने लगे थे तो सबसे ज्यादा मार इन्हीं खेतीहर मजदूरों, मछुआरों और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी थी। बिल्कुल। जिनके पास न जमीन थी न जमा पूंजी, वो भूख से मरने लगे। और ये समस्या छोटी मोटी नहीं है। आपने वो NHFS सर्वे का जिक्र किया था। हाँ, 1998-99 का राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण। उसके आंकड़े क्या कहते थे? आंकड़े बताते हैं कि उस वक्त भारत में करीब 11 करोड़ औरतें और बच्चे खाद्य असुरक्षित थे। 11 करोड़? बाप रे। हाँ, 11 करोड़। ये संख्या दिमाग सुन्न कर देती है। क्या देश के कुछ खास इलाके हैं जहां ये समस्या ज्यादा गंभीर है? मतलब कुछ राज्य ज्यादा प्रभावित हैं? हाँ, आंकड़े दिखाते हैं कि कुछ राज्यों में ये चुनौती ज्यादा बड़ी है, जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और महाराष्ट्र। इन इलाकों में गरीबी, पिछड़ापन और रोजगार की कमी ज्यादा है, जो खाद्य असुरक्षा को और बढ़ा देती है। समझ गया। आपने बंगाल अकाल का जिक्र किया। वो तो हमारे इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय है। कहते हैं वो सबसे भयंकर अकाल था। हाँ, 1943 का बंगाल का अकाल वाकई सबसे विनाशकारी था। अंदाजा है कि उसमें करीब 30 लाख लोग मारे गए थे। 30 लाख? जी हाँ, 30 लाख। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर आंकड़ों में देखें तो 1941 में बंगाल में अनाज की कुल उपलब्धता पिछले साल के 8.5 लाख टन से घटकर अचानक 70 लाख टन रह गई थी। ओह, इतनी बड़ी गिरावट। हाँ, ये गिरावट अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी थी, जिसे शायद अनदेखा कर दिया गया या जिसका सही से सामना नहीं किया गया। और अकाल का मतलब सिर्फ भूख से मरना तो नहीं होता होगा, मतलब और भी चीजें होती होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अकाल की विभीषिका कहीं ज्यादा भयानक होती है। लोग भूख से तो मरते ही हैं, लेकिन साथ ही गंदा पानी पीने या सड़ा गला खाना खाने से हैजा, डायरिया जैसी महामारियां फैल जाती हैं। अच्छा। भुखमरी से शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि बीमारियों से लड़ने की उसकी ताकत खत्म हो जाती है और लोग मामूली बीमारियों से भी मरने लगते हैं। इसके उलट अगर कीमतें काबू में हैं और सरकार बाहर से अनाज मंगा रही है तो उसे अकाल नहीं कहा जाता। ठीक है, लेकिन फिर हमने कहानी बदली भी। आज़ादी के बाद खासकर 1970 के दशक से भारत अनाज, खासकर गेहूं और चावल के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। हाँ, ये एक बड़ी कामयाबी थी। ये कैसे हुआ? ये तो एक कमाल का बदलाव था। इसका पूरा श्रेय हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन को जाता है। हरित क्रांति? हाँ, उन्नत किस्म के बीज आए, खाद का इस्तेमाल बढ़ा, सिंचाई के साधन बेहतर हुए। खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में गेहूं और चावल की पैदावार में जैसे चमत्कार हो गया। उत्पादन कई गुना बढ़ गया। मैंने पढ़ा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस कामयाबी का जश्न भी मनाया था, कुछ डाक टिकट वगैरह। हाँ, ये उस दौर के आत्मविश्वास को दिखाता है। जुलाई 1968 में उन्होंने गेहूं क्रांति, व्हीट रेवोल्यूशन के नाम से एक खास डाक टिकट जारी किया था। अच्छा। गेहूं क्रांति। हाँ, ये कृषि में हुई इस जबरदस्त तरक्की को एक तरह की सरकारी मान्यता देना था। और पैदावार बढ़ती ही चली गई। एक ग्राफ दिखाता है कि साल 2001 और 2001 में पहली बार भारत का कुल अनाज उत्पादन कितना? 200 मिलियन टन। हाँ, 200 मिलियन टन सालाना के जादुई आंकड़े को पार कर गया। ये आत्मनिर्भरता की राह में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। तो हम आत्मनिर्भर तो हो गए, अनाज खूब पैदा होने लगा, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, सिर्फ उपलब्धता काफी नहीं, उस अनाज का सब तक पहुंचना और लोगों का उसे खरीद पाना भी जरूरी है। बिल्कुल, यही असली चुनौती शुरू होती है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए? यहीं पर सरकारी व्यवस्था की बड़ी भूमिका शुरू हुई होगी। हाँ, यहीं पर सरकार ने एक बड़ी व्यवस्था खड़ी की जिसके दो मुख्य आधार हैं। पहला, बफर स्टॉक, और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस यानी राशन की दुकानें। हाँ, वही। पहले बफर स्टॉक की बात करते हैं। ये बफर स्टॉक क्या चीज है? सुनने में भारी भड़कम लगता है। हाँ,
लगता तो है। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार का अपना अनाज का भंडार है। अच्छा, सरकारी गोदाम। हाँ, सरकार की एजेंसी है भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, जो किसानों से गेहूं और चावल खरीदकर अपने बड़े बड़े गोदामों में जमा करती है। इसी जमा किए गए अनाज को बफर स्टॉक कहते हैं। ये मुश्किल समय के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है। और सरकार ये अनाज किसानों से एक तय कीमत पर खरीदती है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP कहते हैं। हाँ, MSP। मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रही है कि MSP तय करने से असल में किसान को कैसे और कितना फायदा होता है। MSP का मुख्य मकसद किसानों को एक तरह की गारंटी देना है कि उनकी फसल, खासकर गेहूं और चावल, एक तय कीमत पर बिक जाएगी। इससे उन्हें ये फसलें उगाने का प्रोत्साहन मिलता है। मतलब दाम गिरने का डर नहीं। हाँ, जब उन्हें दाम की चिंता नहीं होती तो वो ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करते हैं। इससे देश में अनाज की उपलब्धता बनी रहती है। अच्छा, फिर इस बफर स्टॉक वाले अनाज का सरकार करती क्या है? गोदामों में ही पड़ा रहता है? नहीं, इसका इस्तेमाल होता है। जहां अनाज की कमी होती है उन इलाकों में से भेजा जाता है। और सबसे ज़रूरी, देश के गरीब तबकों को ये अनाज बहुत सस्ती, रियायती दर पर दिया जाता है। हाँ, ये ज़रूरी है। जिस कीमत पर ये गरीबों को मिलता है उसे निर्गम मूल्य कहते हैं, इशू प्राइस कहते हैं। ये बाजार भाव से काफ़ी कम होता है ताकि गरीब भी इसे खरीद सकें। और ये बांटने का काम कैसे होता है? क्या यहीं पे PDS यानी राशन की दुकानों का रोल आता है? बिल्कुल सही। ये सस्ता अनाज बांटा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के जरिए। देश भर में फैली सरकारी कंट्रोल वाली राशन की दुकानें हैं, जिन्हें हम उचित मूल्य की दुकानें भी कहते हैं। हाँ, फेयर प्राइस शॉप्स। उन्हीं के नेटवर्क से ये अनाज लोगों तक पहुंचता है। ये जानकर हैरानी हुई कि ये राशनिंग वाली व्यवस्था आज़ादी के बाद नहीं, बल्कि 1940 के दशक में उसी बंगाल अकाल के दौरान शुरू हुई थी। हाँ, उस भयानक त्रासदी ने सरकार को ये सोचने पर मजबूर किया कि लोगों तक अनाज पहुंचाने की एक पक्की व्यवस्था होनी चाहिए। PDS की जड़ें उसी दौर में। तो PDS की शुरुआत तो काफी पहले हो गई थी। लेकिन वक्त के साथ इसमें बदलाव भी तो आए होंगे, जरूर आए होंगे। हाँ, बिल्कुल। आज़ादी के बाद गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो 1970 के दशक में सरकार ने 3 बड़े कार्यक्रम शुरू किए। 3 कार्यक्रम? एक तो PDS को और मजबूत किया गया। दूसरा था एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS, हाँ, आंगनवाड़ी वाला। हाँ, जो खास तौर पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण पर ध्यान देता था। और तीसरा था काम के बदले अनाज FFW कार्यक्रम, जहां मजदूरी के बदले अनाज मिलता था। अच्छा, काम करो अनाज लो। हाँ, ये सब खाद्य सुरक्षा को अलग अलग तरीकों से पक्का करने की कोशिशें थी। आजकल हम देखते हैं राशन कार्ड भी अलग अलग रंग के होते हैं, लाल, पीला, सफेद। इनका क्या मतलब होता है? हाँ, ये PDS को ज्यादा सटीक निशाना लगाने के लिए किया गया, ताकि मदद सही लोगों तक पहुंचे। मोटे तौर पर 3 तरह के कार्ड होते हैं। अंत्योदय कार्ड, ये गरीबों में भी सबसे गरीब परिवारों के लिए होता है। फिर आते हैं BPL कार्ड, हाँ, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए हैं। BPL, हाँ। और तीसरे हैं APL कार्ड, जो गरीबी रेखा से ऊपर वालों के लिए हैं। जैसे वो कहानी थी अहमद की, जी, जो रिक्शा चलाता है, उसके पास पीला कार्ड था जी। इसका मतलब वो BPL परिवार से है। हाँ, पीला कार्ड आमतौर पर BPL का ही निशान होता है। इस कार्ड से अहमद जैसे लोग अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल जैसी जरूरी चीजें बाजार की कीमत से लगभग आधी कीमत पर खरीद सकते हैं। आधी कीमत पर? ये तो बड़ी राहत है। हाँ, ये उनके लिए एक बड़ी राहत होती है। फिर 2013 में एक बड़ा कानून आया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। हाँ, NFS 2013। इसने तो खाद्य सुरक्षा के दायरे को बहुत बड़ा कर दिया है ना? हाँ, ये एक ऐतिहासिक कानून है। इसने देश की लगभग 2/3 आबादी, सोची 2/3, 2/3 मतलब करीब 75% गांव और 50% शहर। हाँ, 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को कानूनी तौर पर सस्ता अनाज पाने का हकदार बना दिया। ये अब सरकार की जिम्मेदारी है कि इन लोगों तक अनाज पहुंचे। ये एक अधिकार बन गया। अधिकार, हाँ। अच्छा, PDS में ये जो गरीबों और बाकी लोगों के लिए अलग अलग कीमतें रखने का सिलसिला है, ये कब शुरू हुआ? ये हुआ जून 1997 में, जब लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टारगेटेड PDS TPDS शुरू की गई। TPDS? हाँ, ये पहली योजना थी जिसमें गरीब और गैर गरीबों के लिए अलग अलग दाम तय किए गए, ताकि सब्सिडी का फायदा ज्यादा जरूरतमंदों को मिले। और फिर दिसंबर 2000 में एक और योजना आई, अंत्योदय अन्न योजना AAY।
इसका खास निशाना कौन थे? इसका मकसद था बीपीएल परिवारों में से भी उन सबसे गरीब यानी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोगों की पहचान करना जो शायद टीपीडीएस से भी छूट रहे हों। अच्छा, मतलब और भी ज्यादा फोकस। हाँ, ये मदद को और ज्यादा केंद्रित करने की कोशिश थी। शुरुआत में एएवाई में कितना अनाज मिलता था? जब ये दिसंबर 2000 में शुरू हुई तो हर चुने हुए परिवार को महीने में 25 किलो अनाज बहुत ही सस्ती दरों पर मिलता था। 25 किलो प्रति परिवार? हाँ, बाद में शायद ये मात्रा और बढ़ाई गई। तो ये सुनने में तो लगता है कि सरकार ने काफी मजबूत इंतजाम किया है। बफर स्टॉक है, एमएसपी है, राशन की दुकानें हैं, अलग अलग योजनाएं हैं। हाँ, कागज पर तो काफी कुछ है। पर क्या जमीन पर सब कुछ वैसा ही है जैसा कागज पर दिखता है? मैंने सुना है एफसीआई के गोदाम तो अनाज से भरे रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी दिक्कतें हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। जरूरत से ज्यादा भरे गोदामों और बहुत ऊंचे बफर स्टॉक की अपनी समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? पहली बात तो ये कि इतने सारे अनाज को संभाल कर रखने, गोदामों का किराया देने, ट्रांसपोर्टेशन और कर्मचारियों पर भारी खर्चा आता है। रखरखाव की लागत। बिल्कुल। दूसरी, इतना अनाज जब लंबे समय तक पड़ा रहता है तो उसके खराब होने, उसमें कीड़े लगने, सड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इससे अनाज की बर्बादी भी होती है और उसकी क्वालिटी भी गिरती है। ओह, मतलब अनाज बर्बाद भी होता है? हाँ, काफी होता है। ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। एक और चौंकाने वाली बात जो मैंने पढ़ी वो है पर्यावरण पर इसका असर। खासकर ये जो एमएसपी बढ़ाकर ज्यादा अनाज खरीदा जाता है उसका। ये कैसे होता है? ये एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है और खाद्य सुरक्षा का एक अनचाहा नतीजा है। अनचाहा नतीजा? हुआ ये है कि एमएसपी की गारंटी मिलने से खासकर पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में किसान ज्यादा से ज्यादा गेहूं और चावल उगाने लगे हैं क्योंकि इसमें फायदा ज्यादा दिखता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन चावल जैसी फसलों में पानी बहुत लगता है। हाँ, ये तो है। इसके अंधाधुंध उत्पादन ने जमीन के नीचे का पानी खतरनाक स्तर तक नीचे खींच लिया है। जमीन की सेहत भी खराब हो रही है। ओह, पानी का स्तर गिर रहा है। हाँ, बहुत तेजी से। तो जिस एमएसपी ने हमें आत्मनिर्भर बनाया वही अब पानी का संकट खड़ा कर रहा है। ये नीति का एक मुश्किल दुष्चक्कर है। हम बार बार सब्सिडी शब्द सुनते हैं, इसका आसान मतलब क्या है? कोई समझाएगा? सब्सिडी मतलब सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक तरह की आर्थिक मदद, सीधा सीधा समझे तो। हाँ। जब सरकार चाहती है कि कोई जरूरी चीज जैसे अनाज या रसोई गैस लोगों को बाजार भाव से कम कीमत पर मिले तो वो उस चीज को बनाने या बेचने वाले जैसे एफसीआई या तेल कंपनी को बीच के अंतर का पैसा अपनी जेब से देती है। अच्छा, तो वो गैप सरकार भरती है। हाँ, इसी वजह से हमें राशन की दुकान पर सस्ता अनाज मिल पाता है। और राशन की दुकानों के चलने के तरीके पर भी तो उंगलियां उठती हैं। सुनने में आता है कि वहाँ काफी गड़बड़ होती है। हाँ, ये पीडीएस की एक पुरानी और बड़ी कमजोरी रही है। आम शिकायतें होती हैं कि दुकानदार अच्छा अनाज चुराकर बाहर ज्यादा दाम पर बेच देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और लोगों को घटिया क्वालिटी का अनाज देते हैं। कभी दुकानें टाइम पर खुलती नहीं या कभी खुलती ही नहीं। इस हेराफेरी और भ्रष्टाचार की वजह से जरूरतमंद लोगों को उनका पूरा हक नहीं मिल पाता। ये तो बहुत गलत है। बिल्कुल। और वो लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, एपीएल वाले, क्या वो राशन की दुकान से सामान खरीदते हैं? उनकी रुचि क्यों नहीं होती? बहुत कम। वजह सीधी सी है, टीपीडीएस के तहत एपीएल कार्ड वालों के लिए अनाज का दाम लगभग उतना ही होता है जितना खुले बाजार में। उन्हें कोई खास छूट मिलती नहीं। अच्छा, तो फायदा ही नहीं है ज्यादा। हाँ, तो फिर वो राशन की दुकान की लाइनों में क्यों लगेंगे? लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प आंकड़ा भी है। बताया गया है कि 2004-05 के बाद से गांव के लोगों में पीडीएस से मिलने वाले चावल की खपत प्रति व्यक्ति दोगुनी हो गई है। हाँ, ये आंकड़ा ध्यान देने वाला है। दोगुनी बढ़ गई है खपत। अब इसका क्या मतलब निकालें? क्या पीडीएस पहले से बेहतर काम कर रहा है या लोग सस्ते अनाज पर ज्यादा निर्भर हो गए? क्या लगता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद दोनों में छिपा है। हो सकता है खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में पीडीएस की पहुंच और काम करने का तरीका कुछ सुधरा हो। लेकिन ये भी मुमकिन है कि गांव में लोगों की आमदनी उतनी तेजी से ना बढ़ी हो और महंगाई के इस दौर में वो सस्ते सरकारी अनाज पर पहले से ज्यादा निर्भर हो गए हों। इस पर और गहराई से सोचने की जरूरत है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो एक तरफ ये विशाल सरकारी व्यवस्था है अपनी कामयाबियों और खामियों के साथ, क्या इसके अलावा भी लोग अपने स्तर पर समुदाय के लेवल पर खाद्य सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी पहलू है। सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव्स इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं, खासकर दक्षिण और पश्चिम भारत में। सहकारी समितियां कैसे? ये समितियां जो लोगों द्वारा मिलकर चलाई जाती हैं,
गरीब लोगों को कम कीमत पर रोजमर्रा का सामान, जिसमें अनाज भी शामिल है, बेचने के लिए अपनी दुकानें खोलती हैं। अच्छा, मतलब समुदाय खुद ही मदद कर रहा है। हाँ, ये एक तरह से समुदाय की अपनी मदद करने की कोशिश है। कोई जाना पहचाना नाम, उदाहरण है कोई? दिल्ली में मदर डेयरी का उदाहरण तो हम सब जानते हैं। हाँ, मदर डेयरी। ये सहकारी संस्था लोगों को सरकार द्वारा तय की गई दरों पर दूध और सब्जियां मुहैया कराती है। इससे बाजार की महंगाई की मार थोड़ी कम होती है। सही कहा। और महाराष्ट्र के एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस का भी नाम आया था, वो क्या करते हैं? हाँ, महाराष्ट्र में एडीएस ने गैर सरकारी संगठनों एनजीओस के साथ मिलकर गांव में अनाज बैंक, ग्रेन बैंक्स का एक बहुत अच्छा नेटवर्क खड़ा किया है। अनाज बैंक, ये हाँ। क्या होता है? ये अनाज बैंक एक तरह के सामुदायिक गोदाम होते हैं, जहां किसान अपनी फसल का एक हिस्सा जमा करते हैं। अच्छा। फिर जब किसी परिवार को जरूरत होती है, खासकर उन महीनों में जब खेती नहीं होती, तो वो इस बैंक से अनाज उधार ले सकता है। बाद में जब उसकी फसल आती है तो वो वापस कर देता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मॉडल है। हाँ, ये खाद्य सुरक्षा का एक जमीनी, टिकाऊ और समुदाय आधारित मॉडल है। तो आज इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए हमने भारत में खाद्य सुरक्षा की एक बहुत ही उलझी हुई लेकिन दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोला। हाँ, हमने समझा कि इसका मतलब क्या है, कौन लोग सबसे ज्यादा जोखिम में है। हमने बंगाल के अकाल से लेकर हरित क्रांति तक का सफर देखा। हाँ, पूरा इतिहास देखा। सरकार के बड़े इंतजाम जैसे बफर स्टॉक और पीडीएस को जाना, उनकी कामयाबियों और चुनौतियों को समझा, और साथ ही सहकारी समितियों और अनाज बैंकों जैसे समुदाय के अपने प्रयासों को भी सराहा। बिल्कुल। और ये साफ हो गया कि खाद्य सुरक्षा पाना कोई एक मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। हाँ, ये एक सतत प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ अनाज की उपलब्धता, पहुंच और खरीदने की ताकत ही नहीं, बल्कि पोषण, पर्यावरण का ध्यान रखना और समाज में बराबरी जैसे मुद्दे भी गहरे जुड़े हुए हैं। इन सबको एक साथ साधना होगा। वाकई आज की बातचीत से ये मुद्दा कहीं ज्यादा साफ हुआ। जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सके। हाँ, जरूर।